बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वर्किंग ऑफ पंचायत समिति का सेकंड जो फोर्थ सेमेस्टर का जो आपके सामने एसएससी का पेपर होगा, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका मैं कंप्लीट रिवीजन करवा रहा हूँ। तो इसको आपको पूरे से देखना है और ये पीडीएफ जो मैं पढ़ाऊंगा ये टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। आप टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री में मिल जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। अपन आपके सामने कार्यालय, आय व स्रोत और विभाग से संबंधित जो यूनिट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है, पंचायत समिति के कार्यालय टर्म कितने वर्ष का होता है? इसको विस्तार से समझिए। तो पंचायत समिति होती है, उसका कार्यालय कितने वर्ष का होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके सामने जो पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति है, उसका कार्यालय कितने वर्ष का कार्यालय होता है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पंचायत समिति है, उसका कार्यालय जो संविधान का 73वां संविधान संशोधन है 1992 का, उसके अनुच्छेद 243 के द्वारा निर्धारित किया गया है। आपको पता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वो 73वां संविधान संशोधन के तहत लागू की गई थी और उसको अनुच्छेद 243 में 243 में आपके सामने डाला गया था और उसके अंदर जो आपके सामने 243 है उसके भी अलग अलग सब क्लोज देखने को मिलते हैं, ABCDE। तो इसके अंदर जो ई सब क्लोज देखने को मिलता है, सह खंड देखने को मिलता है, उसके अंदर आपके सामने जो पंचायत समिति है उसके कार्यालय के बारे में बताया जाता है कि पंचायत समिति है वो कितने वर्ष का कार्यालय होता है उसका। पहले वाले पॉइंट की बात को, निश्चित कार्यालय क्या होता है? पंचायत समिति का जो कार्यालय है वो प्रथम बैठक की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। जैसे कि एक सामान्य आपके सामने भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं में लगभग जो कार्यालय सरकारी निर्वाचित कार्यालय हैं उनका आपके सामने कितना रहता है, लगभग जो कार्यालय कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल देखने को मिलता है। मतलब वो समय अवधि जिसके अंदर निर्वाचित कोई भी जो निर्वाचित जो लोग हैं वो कितने वर्ष तक उस पद पर धारण करके रखेंगे, उस वो कितना है, लोकतंत्र परंपरा के अनुसार पंचायत समिति का 5 वर्ष का है। और ये कहां पर दिया गया है? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत आपके सामने 243 का 243 का जो सब क्लोज है उसके अंदर ये सब चीजें डाली गई है। इस निश्चित अवधि में आपके सामने पंचायत जो समिति होती है उसको स्थिरता प्रदान करती है। तो ये 5 साल की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अगर निर्वाचित होकर आता है तो उसके पास पर्याप्त समय होता है अपनी पंचायत समिति का विकास करने का, अपनी जो योजनाएं हैं, अपनी जो एजेंडाएं हैं, जिसको लेकर जो व्यक्ति आपके सामने जिन विकास कार्य विकास वादों को लेकर कोई व्यक्ति वहां पर निर्वाचित होकर वहां पर पहुंचता है वो उनको पूर्ण कर सके। एक निश्चित अवधि दी जाती है और इससे सभी को पता भी होता है भाई 5 साल है आपके पास। 5 साल एक ऐसा समय काल है, ना तो वो ज्यादा छोटा है ना ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा है। समझ में आ गया? तो इससे पंचायत समिति को स्थिरता भी मिलती है, ताकि बार बार लोग बदलते रहेंगे तो विकास कार्य इतने ज्यादा नहीं होते। इसलिए 5 साल का समय काल है वो निर्धारित किया गया, जिससे सदस्य बिना चुनाव के दबाव के दीर्घकालीन विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सके। इससे क्या होता है, ये 5 साल का जो समय होता है इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, भैया पर एक बार चुने गए 5 साल तक अपने विकास कार्यों पर ध्यान दो। तो इससे क्या क्या हो सकता है, विकास जो है वो जो चुने हुए सदस्यों पर दबाव नहीं हो सकता है, होता है वो लंबे समय तक आपकी जो विकास योजनाएं परियोजनाएं जिसको लेकर वो आए थे उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगले वाला पॉइंट है समय पूर्व विघटन। यद्यपि कार्यकाल 5 वर्ष का तो है लेकिन राज्य विधानमंडल के कानून के तहत समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। अगर किसी प्रकार की आपके सामने असंवैधानिक प्रक्रियाओं में अगर संलिप्त पाए जाते हैं उसके सदस्य, समझ में, अगर असंवैधानिक कार्य करते हुए अगर पाए जाते हैं तो उन्हें पहले क्या किया जा सकता है, भंग भी किया जा सकता है। पंचायत समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल है उसको भंग भी किया जा सकता है, उन्हें पहले पद से हटाया भी जा सकता है। ये आपके सामने जो सदस्य हैं उनको आमतौर पर नहीं हटाया जाता है, लेकिन कब हटाया जाता है, जब वो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, किसी भ्रष्टाचार में संलिप्तता है उनकी, वो जिस पद पे हैं उस पद की जो मर्यादाएं हैं उनका वो उल्लंघन करते हैं, वो मानसिक रूप से इतने स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से इतने सशक्त नहीं है कि आपके जो फैसले ले सकें, इसलिए उनको हटाया जा सकता है। काफी बार मुख्यतः आपके सामने वित्तीय अनियमितता पाई जाती है या कानून के अनुसार कार्य करने में असमर्थ रहते हैं।
मुख्यतः पंचायत समिति को भंग क्यों किया जाता है? जब जो वित्तीय पैसे में आपके सामने अनियमितताएं देखने को मिलती हैं और कानून के अनुसार वो कार्य करने में क्या रहते हैं? असमर्थ रहते हैं, कानून के अनुसार वो कार्य नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको हटा दिया जाता है आपके सामने। समझ में आ गया आपको विस्तार से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने चुनाव अनिवार्यता। चुनाव अनिवार्यता क्या होती है आपके सामने? यदि पंचायत समिति 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने की अवधि के भीतर नए चुनाव करवाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। तो आपके सामने यह नहीं है कि आप कोई भी पंचायत समिति को राजनीतिक कारणों से आपने क्या कर दिया, भंग कर दिया, आप चुनाव ही नहीं करवा रहे हो, अगले पता नहीं कब तक चुनाव होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने कोई भी पंचायत समिति है उसको 5 वर्ष के अंदर भंग कर दिया गया तो अगले 6 महीने में उसके चुनाव करवाना जरूरी होता है। तो आप बीच बीच में सुनते हो ना कि भाई उस क्षेत्र में उपचुनाव हुए हैं, उस क्षेत्र में उपचुनाव होते हैं। वो उपचुनाव इसीलिए होते हैं, उस क्षेत्र का जो आपके सामने पंचायत समिति का जो मेंबर हो गया उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, पंचायत समिति को मेंबरों को भंग कर दिया गया जो, तो उससे 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। समझ में आ गया? काफी बार नहीं करवाए जाते हैं, अगर आपके सामने 6 महीने से कम समय बचा चुनाव का तो नहीं करवाए जाते हैं, वरना आपके सामने चुनाव होते हैं। चुनाव करवाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य भी है, और चुनाव करवाना हमारा जो संवैधानिक परंपरा है उसमें सबसे अनिवार्य प्रक्रियाओं में से एक है। उसके लिए स्पेशल रूप से ये चीज डाली गई है कि अगर आपके सामने जो पंचायत समिति जो संस्था है वो विफल रहती है, वो अपने कार्यभार को नहीं संभाल पाती है, संवैधानिक परंपराओं के अनुसार नहीं चल पाती है, अगर उसको भंग कर दिया गया तो 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव करवाओ, और ये हमारी संवैधानिक परंपराओं में सारी चीजें दे रखी हैं। और ये प्रावधान आपके सामने लोकतंत्र की निरंतरता को सुनिश्चित करते हैं, और ये चीजें क्या बताती हैं, जो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है वो कहीं बीच में नहीं रुके। चाहे आपके सामने जो सिस्टम है उसमें फेलियर जरूर देखने को मिले, लेकिन जो हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उसमें कहीं भी प्रकार की रुकावट नहीं हुए, वो विस्तृत रूप से आपके सामने चलती रहे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने शेष अवधि का कार्यकाल। यदि नई पंचायत समिति समय से पहले भंग हुई समिति के स्थान पर चुनी जाती है, क्या होता है आपके सामने, यदि कोई नई पंचायत समिति है वो समय से पहले भंग हुई समिति से पहले चुनी जाती है तो वो केवल शेष समय तक ही काम करेगी। क्या हुआ, 5 समय से पहले आपके समय तीसरे वर्ष में ऐसा हुआ कि पंचायत समिति को भंग कर दिया गया और फिर से नया चुनाव हुआ, तो अब जो नए चुनाव की जो पंचायत समिति के जो मेंबर चुने जाएंगे वो 5 साल के लिए आपके सामने नहीं करेंगे, कार्यभार को संभालेंगे। वो बचा हुआ समय 1.5 साल का, 2 साल का, जितने भी वर्ष का समय बचा हुआ है, 1 साल का, 1.5 साल का जो समय बचा हुआ है, 3 साल में अगर वो भंग हुए तो उतने वर्ष के लिए ही वो कार्यभार को संभालेंगे, पूरे 5 साल के लिए नहीं चुने जाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने बता दिया है, इसी को क्या कहा जाता है कि जो जितने भी अधिकारी, जितने भी जो फिर से चुनाव होता है उसमें जो शेष अवधि के लिए ही वो चुने जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ सारी चीजों को। सबसे पहला निश्चित कार्यकाल, भाई जो जितने भी जो आपके सामने सबसे पहले जो 73वां संविधान संशोधन 1992 के 243 का जो सब क्लोज है उसमें ये चीज डाली गई है, पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होगा, कितने वर्ष के लिए पंचायत समिति के मेंबर चुने जाते हैं, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं आपके सामने, जिस दिन बैठक होगी, ये नहीं जिस दिन चुनाव में चुने गए उस दिन नहीं, जिस दिन पहली बैठक हुई उससे अगले 5 वर्ष तक का कार्यकाल देखने को मिलता है। पहला पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गया होगा मेरे अनुभव से। समय पूर्व विघटन, मतलब अब क्या हुआ भाई, जरूरी थोड़ी है कि सभी सही से कार्य करें, काफी बार कोई भ्रष्टाचार में कोई लिप्त पा गया, कोई कानूनी कार्रवाई में फंस गया कोई व्यक्ति, कोई आपके सामने सही मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, या भाई मृत्यु लोक को कोई अगर कोई व्यक्ति प्राप्त हो गया तो क्या हो सकता है, वो पद खाली हो जाता है, तो उस पद को भरने के लिए फिर से चुनाव कराए जाते हैं। समझ में आ गया? और उन मतलब फिर से क्या किया जा सकता है, भंग भी किया जा सकता है। भाई बीच में अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसको भंग कर दो, उस पंचायत समिति के मेंबर का कार्यकाल क्या कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है पद से। तो फिर से चुनाव करवाना कितने वर्ष में करवाने होते हैं, 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव करवाने आपके सामने लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार अनिवार्य होते हैं, 6 महीने में भीतर चुनाव कराना ही पड़ता है। चुनाव हो गए, अब सामने वाला चुनकर आ गया और वो कहेगा भाई मैं तो चुनकर आया हूं, जैसा कि लिखा हुआ तो 5 साल तक राज करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप उपचुनाव में चुने हुए हो तो आप उतने वर्ष तक अपना कार्यकाल निभाओगे जितने वर्ष तक आपका समय बचा है। अगर आप 1 साल बाद में चुने गए तो बाकी के 4 साल, आपके 2 साल बाद में 3 साल, इस तरीके से पूरे 5 साल का कार्यकाल रहता है। उसमें आपके पास जितना समय बचा उस पंचायत समिति के भंग होने में संपूर्ण, उतने वर्ष तक आप क्या करते हो, अपने कार्यभार को संभालते हो।
ये प्रावधान आपके सामने सुनिश्चित करते हैं पंचायती राज संस्थाएं स्वायत्त रहे लेकिन कानून के प्रति जवाबदार रहे। मतलब ये जितने प्रावधान हैं, कार्यकाल के जितने प्रावधान हैं, इसको सुनिश्चित करते हैं कि पंचायती राज की जितनी भी संस्थाएं वो आपके सामने इंडिपेंडेंट भी रहे, स्वायत्त रहे, एकदम अपना कार्य खुद से कर सकें, लेकिन कानून के प्रति उनकी जवाबदेही है वो उसको भी तय किया जाता है इन सब कानूनों के माध्यम से। तो यही है पंचायत समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसके अपन विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आपका, जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वर्किंग ऑफ पंचायत समिति का 4th सेमेस्टर का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवा रहा हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचायत समिति के आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं, उसको विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इन सब प्रश्नों को अपन विस्तार से देखेंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना आपको। तो चलो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला जो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सामने ये जो पीडीएफ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। जरूर से इस पीडीएफ को जरूर से पढ़ लेना। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, 16,000 सब्सक्राइबर तक अपने को पहुंचना है, तो जल्दी से जल्दी आपके सामने चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। सभी के सभी विद्यार्थी जितने भी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, सारे के सारे बच्चे। साथ ही साथ इससे पहले भी मैंने अन्य प्रश्न जो करवा रखे हैं, वो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। चलो शुरू करते हैं। पंचायत समिति के आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कौन कौन से आय स्रोत प्रमुख रूप से पंचायत समिति में आते हैं, जिसके माध्यम से पंचायत समितियां वो अपना कार्य करते हैं। पंचायत समिति के आपके सामने आय, वित्तीय कार्य क्षमता उसकी आय के स्रोतों पर निर्भर करती है। मतलब कितना आय उसको प्राप्त होगा उस चीज पर निर्भर करती है। कहां कहां से आय के स्रोत होते हैं, खुद से भी कुछ पैसा होता है, कुछ सरकारी अनुदान होता है, कुछ बहुमसा भी योगदान करते हैं। अलग अलग चीजों के माध्यम से पैसा मिलता है। अपन उसी को पढ़ेंगे भाई, कहां कहां से पैसा देखने को मिलता है। पहले अनुदान की बात करें, सरकारी अनुदान। सरकार जो गवर्नमेंट, जो सरकारी अनुदान गवर्नमेंट ग्रांट्स आपके द्वारा जो मिलता है जो पंचायत समितियों को, ये आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे आपके सामने तहसील हो, सबसे ज्यादा पैसा है वो कहां से मिलता है उनको, सरकारी अनुदान के द्वारा मिलता है। इससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्य योजनाएं जैसे मनरेगा, आवास योजनाएं व सड़क निर्माण को लागू करने के लिए खर्च किया जाता है। मतलब पंचायत समिति है, उसको उसके अंदर आपके सामने जो सबसे ज्यादा पैसा है वो राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी अनुदान के रूप में मिलता है। जो अलग अलग प्रकार के विकास योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा की योजना है, आवास योजना है, उसके अंदर वह सड़क निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से आपके सामने इनको सामान्य अनुदान, ग्रांट भी दिए जाते हैं। मतलब जो सरकारी पैसा है वो आपके सामने यहाँ पर दिया जाता है। जो मनरेगा हो गई, आवास योजनाएं हो गई और सड़क परियोजनाओं में वो पैसा है वो आपके सामने दिया जाता है। आपके सामने आप सबको पता है सबसे ज्यादा पंचायत समितियों में पैसा कहां से आता है, सरकारी अनुदान के द्वारा देखने को मिलता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, राजस्व का स्थानांतरण करना। राजस्व का स्थानांतरण मतलब राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा एकत्रित कर व शुल्क भू राजस्व का हिस्सा पंचायत समितियों को स्थानांतरित किया जाता है। मतलब भाई कोई पट्टा बनवा रहा है आपके सामने, है ना, या आपके सामने जो जब आप कोई भी जमीन खरीदते हो तो उस पर कुछ टैक्स लगता है, उसको भू राजस्व के नाम से बोला जाता है। उस भू राजस्व का कुछ हिस्सा जिस पंचायत समिति से भाई कितनी ज्यादा जमीन को खरीद फरोख्त की गई, उससे कितना ज्यादा भू राजस्व आया, वो भू राजस्व भी कहां पर दे दिया जाता है, पंचायत समितियों को आवंटित कर दिया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। तो जो कुछ टैक्स है एकत्रित होता है भू राजस्व के द्वारा, सरकारी नीतियों में जो पट्टा वगैरह जो आपके सामने दिए जाते हैं उसमें कुछ पैसा इकट्ठा होता है, वो आपके सामने राजस्व के रूप में किसको दे दिया जाता है, पंचायत समितियों को लौटा दिया जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने शुल्क और फीस। आपके सामने राज्य विधानमंडल के कानून के अनुसार पंचायत समितियों को स्थानीय सेवाओं पर शुल्क लगाने और वसूलने का अधिकार होता है। मतलब पंचायत समिति क्या होती है, आपके सामने जो स्थानीय सेवाएं होती हैं, जैसे बाजार हो गए, है ना, छोटे छोटे बाजार होते हैं ना, जो हाट बाजार, होट बाजार आपने सुना होगा। आपके सामने छोटे छोटे स्थानीय सांस्कृतिक बाजार लगते हैं, आपके सामने मेले लगते हैं, तीर्थ यात्राएं लगती हैं। तो वहां पर आपके सामने जो पर्चियां कटती हैं,
वहां पे पर्चियां कटवाई जाती हैं, जो आयोजक होते हैं ना उनके द्वारा पर्चियां कटवाई जाती हैं। टैक्स मतलब वो पर्ची, उसको टैक्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई। तो उसके जो पंचायत समिति हो गई, उन पंचायत समितियों पे जो स्थानीय सेवाएं हो गई, उस पे शुल्क लगाने का और कर लगाने का अधिकार किसका होता है? पंचायत समिति का अधिकार होता है। पंचायत समिति में वो अधिकार होते हैं ताकि वो शुल्क और टैक्स को वसूला जा सके। या पानी व साफ सफाई जैसी सेवाओं पर भी फीस होती है। और जो सरकार है वो आपके सामने क्या करती है? जनता से पानी पानी की व्यवस्था करने के लिए और साफ सफाई जैसी व्यवस्थाओं करने के लिए जो फीस है वो दी जाती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व क्या होता है? समिति अपनी संपत्ति जैसे भवन, बाजार स्थल को किराए पर देकर या निवेश से आय अर्जित करते हैं। अलग अलग प्रकार की जो कर इकट्ठा करने का तरीका होता है। इसमें क्या होता है? कुछ सरकारी संपत्ति होती है भाई, जैसे भवन बना रखे हैं, बाजार बना रखे हैं, कोई स्थल होता है, उसको भी सरकारी किराए पर दे दिया जाता है और उसके निवेश से क्या किया जाता है? और पैसा कमाया जाता है। तो कोई बाजार हो गया भाई, सरकार के अधीन कोई जमीन आती है और उस पर भवन बने हुए थे, उसको कुर्की कर ली उस जमीन को। अब सरकार क्या करेगी? पंचायत समिति क्या करेगी? उस जमीन को किराए पर दे देगी और उस पैसे को रखा जाता है। इसके अलावा सरकारी कार्यों के लिए जारी किए गए लाइसेंस व परमिट पर भी आपके सामने फीस इसी श्रेणी में आती है। और क्या किया जाता है? अलग अलग प्रकार के जो सरकारी जो काम होते हैं उस पे सरकारी कार्यों के लिए जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो लाइसेंस दिए जाते हैं, है ना, खास करके जो शराब के जो ठेके वगैरह छुटते हैं उनके जो लाइसेंस होते हैं। आपके सामने जो उद्योग, अगर कोई भी उद्योग शुरुआत कर रहे हो, उसका जो लाइसेंस व पट्टा बनता है उसका आपके सामने कर होता है। तो जो लाइसेंस व परमिट को प्राप्त करने के लिए जो आपके सामने लाइसेंस दिए जाते हैं उसको भी जो आपके सामने इसी श्रेणी में आते हैं। उसमें जो टैक्स लगता है, कर वसूला जाता है आपके सामने, उसको गैर कर राजस्व के नाम से जाना जाता है। वो भी फीस लगती है उसकी, उसको भी पंचायत समिति रखती है। अगला क्या है? ऋण के रूप में। विशेष रूप से बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए समिति राज्य सरकार की अनुमानित से वित्तीय संस्थानों या सरकार से ऋण ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बड़ी परियोजना को शुरुआत हो रही है पंचायत समिति में, तो उसके लिए वो राज्य सरकार से या आपके सामने कोई वित्तीय संस्थान जैसे बैंक वगैरह से वो ऋण भी ले सकते हैं। उसका प्रयोग वहां की जो विकास परियोजनाएं हैं जिनसे उन्हें लगता है कि इस निवेश से उन्हें भविष्य में फायदा होगा, उस निवेश के फायदे के लिए वो कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने अब कुछ चीजें फिर से बता देता हूँ, कैसी कौन सी परियोजनाएं होती हैं जहां से मुख्य रूप से पंचायत समितियां पैसा कमाती हैं। सबसे पहली है सरकारी अनुदान। सरकारी जो पैसा होता है जिसमें जो सरकार उन्हें कुछ पैसा आवंटित करती है, जिसमें आपके सामने अलग अलग पंचायत समिति, बड़ी पंचायत समिति है तो बड़ा, छोटी पंचायत समिति है, ग्रामीण पंचायत समिति है तो कम पैसा अनुदान दिया जाता है। जिसमें जिस पैसे को पर यूज किया जाता है सरकारी योजनाएं, मनरेगा हो गई, आवास योजना हो गई, सड़क निर्माण जैसी जो योजनाएं होती हैं आपके सामने, जो उनके ग्राम पंचायत होगी पंचायत समिति के नीचे, उनमें और कोई विकास कार्य करवाने के लिए उसमें पैसा खर्च किया जाता है। अगले वाला पॉइंट है राजस्व व स्थानांतरित। राजस्व मतलब राज्य फाइनेंस आयोग के द्वारा क्या किया जाता है? कुछ कर जो इकट्ठा किया जाता है, वहां की जो जमीन है पंचायत समिति के नीचे, वो जमीन अगर कहीं पर कोई अगर उसका पट्टा बनवाया गया है, उसका कोई जमीन को अगर खरीद फरोख्त की गई है तो उसमें कुछ आपके सामने कर है वो वसूला गया। वो कर है कुछ सरकार रख लेती है और कुछ पंचायत समिति जिसके नीचे वो जमीन आती है उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। दूसरा तरीका पैसे कमाने का ये है। अगला क्या? फीस और टैक्स लगाकर कोई बाजार, कोई जो हाट बाजार है उसका आयोजन किया जा रहा है, कोई मेले का आयोजन कराया जा रहा है, कोई तीर्थ यात्रा लगाई जा रही है, तो इसके लिए क्या किया जाता है? वहां से एक लिया जाता है बाकायदा, क्या एक पर्ची करती है, मतलब एक टैक्स के रूप में, फीस व शुल्क के रूप में पंचायत समिति से आपके सामने एक क्या करती है? एक टैक्स लिया जाता है आपके सामने, शुल्क बोला जाता है उसको, उनके आयोजन कराने के लिए और काफी बार सफाई व पानी की उपलब्ध कराने के लिए उस आयोजन स्थल पर वो शुल्क लिया जाता है, तो उससे भी पैसा मिलता है। नॉन टैक्स मतलब टैक्स के अलावा तो काफी बार क्या होती है भाई, कोई जमीन कुर्की कर रखी थी या सरकारी जमीन है वहां पर भवन बने हुए तो उसको जनता को किराए पर दे दिया जाता है, तो उसके भी से भी पैसा आता है, उसको भी आपके सामने पैसा रखा जाता है। काफी बार कोई लाइसेंस बना दिया, कोई परमिट दे दिया, इन सब चीजों से भी क्या पैसा कमाया जाता है। पंचायत समिति वो पैसा भी रखती है, जैसे खास करके शराब के जो ठेके थे उसका हो गया, आपके सामने जो कोई मेले वगैरह हो गए, आपके सामने और भी कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिसको अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हो, कोई नया कुटीर उद्योग खड़ा करना चाहते हो तो और पंचायत समिति के नीचे उसका लाइसेंस लिया जाता है। पर्यावरण टैक्स वगैरह भी आते हैं। लोन, आपको बहुत बड़ी परियोजना है जिससे आपके सामने क्या होगा, आने वाले समय में पंचायत समिति को फायदा हो सकता है, तो वित्तीय
संसाधन होते हैं। जैसे राज्य सरकार से भी पंचायत समिति ऋण ले सकते हैं और आपके सामने बैंकों से भी ऋण लिया जा सकता है ताकि विकास किया जा सके। अब इन सब स्रोतों को जो संतुलन समिति को अपने दायित्व को पूरा करने में सक्षम बनाती है। मतलब ये जो अलग भाई पैसा कोई भी संस्थान के लिए जरूरी होता है, उसको विकास करने के लिए, उसको अपनी साख बनाने के लिए, विकास परियोजनाओं को चलाने के लिए, तो वो पैसा है पंचायत समिति के लिए भी जरूरी है। तो अलग अलग प्रकार के जो तरीकों से आता है वो कुछ प्रकार इस तरीके से। तो ये था आपके सामने पंचायत समिति के आय के प्रमुख स्रोत, विस्तार से मैंने बता दिया है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर से शेयर करना। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, काफी बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वर्किंग ऑफ पंचायत समिति का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवा रहा हूँ। तो उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचायत समिति के अध्ययन जाने वाले प्रमुख विभागों की विवेचना कीजिए। पंचायत समिति के नीचे कौन कौन से प्रमुख विभाग आते हैं उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, विस्तार से अपन इसको देखेंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना आपको। और ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन। पंचायत समिति के तहत पाए जाने अलग अलग प्रकार के जो विभाग होते हैं, जिसमें खंड विकास अधिकारी जो वीडियो होता है वो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। कौन सा वीडियो है वो प्रमुख अधिकारी होता है, के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। वीडियो है वो आपके सामने पंचायत समिति का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वीडियो के नीचे ही जो पंचायत समिति के और ग्राम पंचायत के जितने भी अधिकारी होते हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं, वीडियो को रिपोर्ट करते हैं। उसी को आपको सारे के सारे आपको चीजें बताते हैं, अपनी रिपोर्ट करते हैं। उनका स्थानीय विकास को बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान किया जाता है और वीडियो वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वही सब चीजों को नियंत्रित करता है और उसी के द्वारा सारी की सारी चीजें नियंत्रित की जाती हैं। सबसे पहला है सामान्य प्रशासन विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग कौन सा होता है पंचायत समिति में? यह विभाग कर्मचारियों के प्रबंधन, समिति की बैठक के रिकॉर्ड व कानूनी मामलों और सामान्य प्रशासनिक कार्यों को देखता है। तो वीडियो क्या करता है भाई, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सामान्य जो विभाग के कर्मचारी होते हैं, ये क्या करते हैं आपके सामने कर्मचारियों को प्रबंधन, भाई ग्राम सेवक हो गया, पटवारी हो गया, आपके सामने ग्राम जिसको आजकल ग्राम विकास अधिकारी बोलने लगे हैं, ग्राम एलडीसी हो गए और भी जो पद होते हैं आपके सामने, जो आंगनबाड़ी हो गई, ये सब जो अलग अलग प्रकार की और भी जो मनरेगा से संबंधित जो अधिकारी होते हैं, ये जितने भी जो कर्मचारी होते हैं इन सब का प्रबंधन किया जाता है। ये जो सामान्य प्रशासन के अधिकारी होते हैं इनके द्वारा पंचायत समिति की जो बैठक होती है उसमें क्या क्या फैसले लिए गए उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है और मामलों को जो प्रशासनिक कार्य है उसकी देखरेख का कार्य किया जाता है, कि जो सामान्य प्रशासनिक मामले होते हैं उसका देखरेख किया जाता है। वीडियो सीधे इस विभाग की निगरानी करते हैं और वीडियो के द्वारा ये जितने भी विभाग हैं इसकी सीधी निगरानी करने का कार्य किया जाता है। कौन संभालता है इन सारे विभागों को? वीडियो के द्वारा डायरेक्ट इन सभी विभागों को संभालने का कार्य किया जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, विकास डेवलपमेंट एवं योजना विभाग। यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग है जहां पे ब्लॉक विकास योजनाओं को तैयार किया जाता है। कौन सा होता है आपके सामने? डेवलपमेंट का योजना विभाग होता है। डेवलपमेंट आपके सामने प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है। समझ में आ गया? यहाँ पे जो ब्लॉक आपके सामने जो खंड है, जो पंचायत समिति के नीचे जितने ग्राम पंचायतें आते हैं और आपके ग्राम पंचायत जो पंचायत समिति है उसमें किस प्रकार की विकास योजनाओं को लागू किया जाएगा, इसको तैयार करने का कार्य किसको किया जाता है? आपके सामने जो योजना विभाग है उसके द्वारा किया जाता है। इसमें केंद्र राज्य की गरीबी उन्मूलन और जो रोजगार जो योजना है जैसे मनरेगा को लागू किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? गरीबी उन्मूलन, बीपीएल से संबंधित कोई योजना आ गई उसको लागू करना, कोई आवास योजना है उसको लागू करना, और मनरेगा जैसी जो योजनाएं होती हैं, रोजगार योजनाएं होती हैं, आपके सामने उसको लागू करने का कार्य होता है। साथ के साथ अलग अलग प्रकार के आप देखते हो ना, जो मेलों का आयोजन कराया जाता है आपके सामने, जिसमें जो अगर कोई व्यक्ति है भाई उसको अपने कागज बनवाने हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं, वो जैसे पट्टों का पट्टा देने का मेला हो गया, आपके सामने कोई अलग अलग वार्षिक एक मेले जरूर आयोजन करवाए जाते हैं पंचायत समितियों के द्वारा, वो जहाँ पर सारे अधिकारी एक जगह बैठते हैं और उनसे कोई भी कार्य आप करवा सकते हैं। यह विभिन्न विकास गतिविधियों के निधियों का आवंटन और उनके उपयोगों को निगरानी करता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो कहाँ पर पैसा लगना चाहिए और
उसका कहाँ कहाँ पे सही से उपयोग हो रहा है या सही से उपयोग नहीं हो रहा है, इन सब चीजों की निगरानी की जाती है। तो अलग अलग प्रकार के जो विभाग होते हैं उनके आपके निगरानी करने का कार्य किया जाता है। अलग अलग प्रकार के विभागों को कहाँ कहाँ पर पैसा वो सही से उपयोग कर रहे हैं, कैसे कहाँ पर नहीं कर रहे हैं, उन सब चीजों को सीधी निगरानी इन डिपार्टमेंटों के द्वारा की जाती है। अगले वाला है कृषि एवं पशुपालन विभाग। कौन सा डिपार्टमेंट है आपके सामने? एग्रीकल्चर एंड आपके सामने जो एनिमल हस्बेंड्री का डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें। इस विभाग में आपको किसानों को उन्नत बीज देना, उर्वरक व कृषि उपकरणों को उपलब्ध कराना है। तो आपके पंचायत समिति के द्वारा किया जाता है। जो कृषि और जो पशुपालन विभाग है इसमें किसानों को सबसे अच्छी क्वालिटी के बीज दिए जाए, उर्वरक व कृषि उपकरणों को दिए जाए, ताकि क्या है वो ज्यादा से ज्यादा अपने विकास कार्यों पर ध्यान दे सकें। जो विकास है, जो भाई अपनी कृषि है उसको बढ़ावा मिल सके। आपके सामने जो पशुधन है उसको भी क्या हो सके आपके सामने, वो भी उसका भी बढ़े, पशुधन भी बढ़े आपके सामने। पशुओं का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, नस्लों को सुधार करना, पशुधन विकास से संबंधित कार्यक्रम को संचालित करना। भाई पशुओं को सही समय पर टीकाकरण नहीं लग रहा है, कितने पशुधन है वहां पर, किस श्रेणी के पशुधन है, कितने दुधारू हैं, कितने भिन्न जो आपके सामने वाणिज्य व्यापारिक दृष्टिकोण से रखे गए हैं, उनकी जनगणना करना, उनका ध्यान रखना, मौसमी बीमारियां आती हैं उनका ध्यान रखना, नस्ल का सुधार करना, स्वास्थ्य से संबंधित जितने जो आपके सामने उन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है इस विभाग के द्वारा। अगला विभाग कौन सा आपके सामने? शिक्षा विभाग। पंचायत समिति के अंतर्गत कौन सा विभाग आता है आपके सामने? शिक्षा विभाग। यह ब्लॉक क्षेत्र में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के जो बुनियादी ढांचे होते हैं, जहाँ पे भवन व फर्नीचर का रखरखाव का कार्य किया जाता है। प्राथमिक और जो माध्यमिक विद्यालय है उसका जो बुनियादी ढांचा होता है, बुनियादी ढांचा मतलब जो भवन हो गए, फर्नीचर हो गया, उसका रखरखाव का काम किसका है? पंचायत समिति का होता है। समझ में आ गया? पंचायत समिति संभालती है। साथ के साथ बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता है वो सही से चल रही है नहीं चल रही है, बच्चों को अच्छे से अध्ययन करवाया जा रहा है नहीं करवाया जा रहा है, बच्चे कितना प्रतिशत अंक प्राप्त कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आंगनबाड़ी है उनके अंदर बच्चों को सही समय पर पोषण मिल रहा है नहीं मिल रहा है, गर्भवती महिलाएं हैं उनका सही समय पर मापन, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा, इन सब चीजों को भी आपके सामने किसका ध्यान रखा जाता है? शिक्षा विभाग के द्वारा। खास करके शिक्षा से संबंधित, खास करके जो विद्यालय से संबंधित जितने चीजें होती हैं, जो खेल कार्यक्रमों का आयोजन करवाना, टीचर होते हैं उनको सही समय पे आपके ध्यान रखना कि वो पढ़ा रहे हैं भाई नहीं पढ़ा रहे हैं, और फर्नीचर वगैरह का ध्यान रखना सब पंचायत समिति का ही आपके सामने कार्य होता है। स्वच्छता व स्वास्थ्य विभाग, यह ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, जो भाई जो आपके सामने ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ना, जहाँ पे एएनएम जीएनएम बैठती हैं, उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है। मतलब वो सही से अपना कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, जो लोगों की बेसिक जरूरतें हैं स्वास्थ्य की, क्या वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है। जिसमें से अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनको टीकाकरण लगाना का, जो पोलियो का जो कार्यक्रम होता है उसको आयोजित करवाना। साथ के साथ पूरे क्षेत्र में आपके सामने पेयजल की जो समस्या है, पेयजल है और स्वास्थ्य है, उसको ध्यान में रखा जाए। भाई सभी लोगों तक पानी पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा है, स्वच्छता है वो आपके सामने, जो स्वच्छता के जो कार्यक्रम है, जो खास करके जो त्योहार होते हैं उस मौसम में स्वच्छता को निर्धारित किया जाए, इससे संबंधित कार्यक्रमों को ध्यान रखा जाता है। समझ में आ गया आपके सामने किसका कार्यक्रम है, किसका कार्य है? स्वच्छता और आपके सामने स्वास्थ्य विभाग का कार्य है। तो ये अलग अलग प्रकार के विभाग हैं जो जिसमें 29 विभागों से संबंधित जमीनी स्तर पर कार्य किए जाते हैं। अलग अलग प्रकार से एक बार फिर से बता दूं, सबसे पहले आपके सामने सामान्य प्रशासनिक विभाग आता है, जिसको वीडियो खुद देखते हैं, जिसके जितने जो कर्मचारी होते हैं वो समिति में बैठक कौन सी हुई, कानूनी मामलों को देखने का कार्य करते हैं। अगला कौन सा होता है? अगला विभाग होता है आपके सामने विकास विभाग, जहाँ पे जो ब्लॉक है, खंड आपके सामने पंचायत समिति में जो पैसा आया, कितना पैसा आया है और उसको कहाँ पर लगाया जाएगा, जो अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं उसको निर्धारण करना, गरीबी उन्मूलन व रोजगार से संबंधित योजनाओं का निर्माण करना और उस पैसे को सही से उपयोग करने को ध्यान में रखा जाता है। अगला है कृषि व पशुपालन विभाग। तो कृषि व पशुपालन विभाग में क्या ध्यान रखा जाता है कि किसानों को अच्छे किस्म के बीज को दिए जाएं, पशुपालन है उसके सुधार किया जाए, नस्लों में सुधार, उनको स्वास्थ्य, टीकाकरण सही समय पे हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए। शिक्षा विभाग हो गया आपके सामने, प्राथमिक और द्वितीय जो विद्यालय होते हैं उनका ढांचा हो गया, रखरखाव हो गया और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाता है। अगला है स्वास्थ्य और स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित विभाग होते हैं, जहाँ टीकाकरण के जो विभाग होते हैं इन सब चीजों को आयोजन करवाया जाता है।
तो ये होते हैं पंचायत समिति से संबंधित जितने पाए जाने वाले विभिन्न विभाग हैं, उससे संबंधित जितने कार्यक्रम है उसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से बता दिया है। यही आपके सामने किसमें देखने को मिलते हैं, वर्किंग ऑफ पंचायत समिति से संबंधित जो पेपर होगा उसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे मैंने करवाए हैं। उसका जो यूनिट नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुकी है आपके सामने।